नमस्कार आप सभी का। आज प्रस्तुत करती हूँ निर्मला उपन्यास का 7वां भाग। उस दिन से निर्मला का रंग ढंग बदलने लगा। उसने अपने को कर्तव्य पर मिटा देने का निश्चय कर लिया। अब तक नैराश्य के संताप में उसने कर्तव्य पर ध्यान नहीं दिया था। उसके हृदय में विप्लव की ज्वाला सी दहकती रहती थी, जिसकी असह्य वेदना से उसे संज्ञाहीन सा कर रखा था। अब उस वेदना का वेग शांत होने लगा। उसे ज्ञात हुआ कि मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं। उसका स्वप्न देखकर क्यों इस जीवन को नष्ट करूं? संसार के सब प्राणी सुख सेज पर ही तो नहीं सोते। मैं भी उन्हीं अभागों में हूँ। मुझे भी विधाता ने दुख की गठरी ढोने के लिए चुना है। वह बोझ सिर से उतर नहीं सकता। उसे फेंकना भी चाहूं तो नहीं फेंक सकती। उस कठिन भार से चाहे आंखों में अंधेरा आ जाए, चाहे गर्दन टूटने लगे, चाहे पैर उठाना दस्तूर हो जाए, लेकिन गठरी ढोनी पड़ेगी। उम्र भर का कैदी कहाँ रोएगा? रोए भी तो कौन देखता है? किसे उस पर दया आती है? रोने से काम में हर्ज होने के कारण उसे और यातनाएं ही तो सहनी पड़ती है। दूसरे दिन वकील साहब कचहरी से आए तो देखा निर्मला की साहस्य मूर्ति अपने कमरे के द्वार पर खड़ी है। यह अनिग्ध छवि देखकर उनकी आंखें तृप्त हो गई। आज बहुत दिनों के बाद उन्हें यह कमल खिला दिखाई दिया। कमरे में एक बड़ा सा आईना दीवार से लटका हुआ था। आज उसका पर्दा उठा हुआ था। वकील साहब ने कदम रखा तो शीशों पर निगाह पड़ी। अपनी सूरत साथ साथ दिखाई दी। उनके हृदय से चोट सी लग गई। दिन भर के परिश्रम से मुख की क्रांति मलिन हो गई थी। भांति भांति के पौष्टिक पदार्थ खाने पर भी गालों की झुर्रियां साफ दिखाई दे रही थी। तोंद कसी होने पर भी किसी मुंहजोर घोड़े की भांति बाहर निकली हुई थी। आईने के सामने किंतु दूसरी ओर झांकती हुई निर्मला भी खड़ी थी। दोनों सूरतों में कितना अंतर था। एक रतन जटिल विशाल भवन था, दूसरा टूटा फूटा खंडहर। वह उस आईने की ओर और न देख सके। अपनी वह दीनावस्था उनके लिए असहाय थी। वह आईने के सामने से हट गए। उन्हें अपनी ही सूरत से घृणा होने लगी। फिर इस रूपवती कामिनी का उनसे घृणा करना कोई आश्चर्य की बात न थी। निर्मला की ओर ताकने का भी उन्हें साहस न हुआ। उसकी यह अनुपम छवि उनके हृदय का सूल बन गई। निर्मला ने कहा, आज इतनी देर कहाँ लगाई? दिन भर राह देखते देखते आंखें फूट जाती है। तोता राम ने खिड़की की ओर ताकते हुए जवाब दिया, मुकदमे के मारे दम मारने की छुट्टी नहीं मिलती। अभी एक मुकदमा और था, लेकिन मैं सिर दर्द का बहाना करके भाग खड़ा हुआ। निर्मला, तो क्यों इतने मुकदमे लेते हो? काम उतना ही करना चाहिए जितना आराम से हो सके। प्राण देकर थोड़े ही काम किया जाता है। मत लिया करो इतने मुकदमे। मुझे रुपए की लालच नहीं। तुम आराम से रहोगे तो रुपए बहुत मिलेंगे। तोताराम, भाई आती हुई लक्ष्मी तो ठुकराई नहीं जाती। निर्मला, लक्ष्मी अगर रक्त और मांस का भेंट लेकर आती है तो उसका न आना ही अच्छा है। मैं धन की भूखी नहीं हूँ। इसी वक्त मनसाराम भी स्कूल से लौटा। धूप में चलने के कारण मुख पर पसीने की बूंदें आई हुई थी। गोरे मुखड़े पर खून की लाली दौड़ रही थी। आंखें में ज्योति सी निकलती मालूम होती थी। द्वार पर खड़ा होकर बोला, अम्मा जी लाइए, कुछ खाने को निकालिए, जरा खेलने जाना है। निर्मला जाकर गिलास में पानी लाई और एक तसरी से कुछ मेवे रखकर मनसाराम को दिए। मनसाराम जब खाकर चलने लगा तो निर्मला ने पूछा, कब तक आओगे? मनसाराम, कह नहीं सकता। गोरों के साथ हॉकी का मैच है। बारक यहाँ से बहुत दूर है। निर्मला, भाई जल्दी आना, खाना ठंडा हो जाएगा तो कहोगे मुझे भूख नहीं है। मनसाराम ने निर्मला की ओर सरल स्नेह भाव से देखकर कहा, मुझे देर हो जाए तो समझ लीजिएगा वही खा रहा हूँ। मेरे लिए बैठने की जरूरत नहीं। वह चला गया तो निर्मला बोली, पहले तो घर में आते ही न थे। मुझसे बोलते शर्माते थे। किसी चीज की जरूरत होती तो बाहर से ही मंगवा भेजते। जब से मैंने बुलाकर कहा तब से आने लगे। तोताराम ने कुछ चिढ़कर कहा, यह तुम्हारे पास खाने पीने की चीजें क्यों मांगने आता है? दीदी से क्यों नहीं कहता? निर्मला ने यह बात प्रशंसा पाने की लोभ से कही थी।
वह यह दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे लड़कों से कितना प्रेम करती हूँ। यह कोई बनावटी प्रेम न था, उसे लड़कों से सचमुच स्नेह था। उसके चरित्र में अभी भी बालक भाव ही प्रधान था। उसमें वही उत्सुकता, वही चंचलता, वही विनोद प्रियता विद्वान थी और बालकों के साथ उसकी ये बाल प्रवृत्तियां प्रस्फुल्लित होती थी। पत्नी सुलभ इससे अभी तक उसके मन में उदय नहीं हुई थी, लेकिन पति के प्रसन्न होने के बदले नाक भौं सिकोड़ने का आशय न समझकर बोली, मैं क्या जानूं, उनसे क्यों नहीं मांगती। मेरे पास आते हैं तो दुत्कार नहीं देती, मगर ऐसा करूं तो यही होगा कि लड़कों को देखकर जलती है। मुंशी जी ने इसका कुछ जवाब न दिया, लेकिन आज उन्होंने मुकिल्लों से बातें नहीं की। मनसाराम के पास गए और उसका इम्तिहान लेने लगे। यह जीवन में पहला ही अवसर था जबकि उन्होंने मनसाराम या और किसी लड़के को शिक्षा उन्नति के विषय में इतनी दिलचस्पी दिखाई दी हो। उन्हें अपने काम से सिर उठाने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। उन्हें इन विषयों को पढ़े हुए 40 वर्ष के लगभग हो गए थे। तब से उनकी और आंखें तक न उठाई थी। वह कानूनी पुस्तकें और पत्रों के सिवा और कुछ पढ़ते ही न थे। इसका समय ही न मिलता। पर आज उन्हीं विषयों में वह मनसाराम की परीक्षा लेने गए। मनसाराम जहीन था और उसके साथ मेहनती था। खेल में बी टीम का कैप्टन होने पर भी वह क्लास में प्रथम रहता था। जिस पाठ को एक बार देख लेता, पत्थर की लकीर हो जाती थी। मुंशी जी को उतावली में ऐसे मार्मिक प्रश्न तो सूझे ही नहीं, जिसके उत्तर देने में चतुर लड़के को भी कुछ सोचना पड़ता। और ऊपरी प्रश्न को मनसाराम ने चुटकियों में उड़ा दिया। कोई सिपाही अपने शत्रु पर बार खाली जाते देख जैसे झल्ला झल्ला कर और भी तेजी से वार करता है, उसी भांति मनसाराम के जवाबों को सुन सुनकर वकील साहब भी झल्लाते थे। वह कोई ऐसा प्रश्न करना चाहते थे जिसका जवाब मनसाराम से न बन पड़े। देखना चाहते थे कि इसका कमजोर पहलू कहाँ है। यह देख अब उन्हें संतोष न हो सकता था कि वह क्या करता है। वह यह देखना चाहते थे कि वह क्या नहीं कर सकता। कोई अभ्यस्त परीक्षक मनसाराम की कमजोरियों को आसानी से दिखा देता, पर वकील साहब अपनी आधी शताब्दी की भूली हुई शिक्षा, कोई अभ्यस्त परीक्षक मनसाराम की कमजोरियों को आसानी से दिखा देता, पर वकील साहब अपनी आधी शताब्दी की भूली हुई शिक्षा के आधार पर उतने सफल कैसे होते। अंत में उन्हें जब गुस्सा उतारने के लिए कोई बहाना न मिला तो बोले। मनसाराम ने निर्भीकता से कहा, मैं शाम को 1 घंटे खेलने के लिए जाने के सिवा दिन भर कहीं नहीं जाता। आप अम्मा या बुआ जी से पूछ ले, मुझे खुद इस तरह घूमना पसंद नहीं। हाँ, खेलने के लिए हेड मास्टर साहब आग्रह करके बुलाते हैं, मजबूरन जाना पड़ता है। अगर आपको मेरा खेलने जाना पसंद नहीं तो कल से न जाऊंगा। मुंशी जी ने देखा कि बातें दूसरी ही रुख पर जा रही है तो तीव्र स्वर में बोले, मुझे इस बात का इत्मीनान क्यों हो कि तुम खेलने के सिवा कहीं नहीं घूमने जाते? मैं बराबर शिकायत सुनता हूँ। मनसाराम ने उत्तेजित होकर कहा, किस महाशय ने आपको यह शिकायत की है, जरा मैं भी सुनूं? वकील साहब, कोई हो, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम्हें इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं झूठा अपेक्ष नहीं करता। मनसाराम, अगर मेरे सामने आकर कोई कह दे कि मैंने इन्हें घूमते देखा है तो मुंह न दिखाऊं। वकील साहब, किसी को ऐसी क्या गरज पड़ी है कि तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी शिकायत करे और तुमसे बैर मोल ले और तुम अपने 2-4 साथियों को लेकर उसके घर के खपरेल फोड़ते फिरो? मुझसे इस किस्म की शिकायतें एक आदमी ने नहीं, कई आदमियों ने की हैं और कोई वजह नहीं है कि मैं अपने दोस्तों की बातों पर विश्वास न करूं। मैं चाहता हूं कि तुम स्कूल में ही रहा करो। मनसाराम ने मुंह गिराकर कहा, मुझे वहां रहने में कोई आपत्ति नहीं है, जब से कहिए चला जाऊं। वकील साहब, तुमने मुंह क्यों लटका लिया? क्या वहां रहना अच्छा नहीं लगता? ऐसा मालूम होता है मानो वहां के भय से तुम्हारी नानी मरी जा रही है। आखिर बात क्या है? वहां तुम्हें क्या तकलीफ होगी? मनसाराम छात्रालय में रहने के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन जब वकील साहब ने यह बात कह दी और इसका कारण पूछा तो वह अपनी झेप मिटाने के लिए प्रसन्नचकित होकर बोला, मुंह क्यों लटकाऊंगा?
मेरे लिए जैसे घर वैसे बोर्डिंग हाउस। तकलीफ भी कोई नहीं, और हो भी तो उसे सह सकता हूँ। मैं कल से चला जाऊंगा। हाँ, अगर जगह खाली न हुई तो मजबूरी है। तोताराम वकील थे, समझ गए कि अब यह लौंडा कोई बहाना ढूंढ रहा है जिससे वहां जाना भी न पड़े और कोई इल्जाम भी सिर पर न आए। बोले, सब लड़कों के लिए जगह है, तुम्हारे लिए जगह ना होगी? मनसाराम, कितने ही लड़कों को जगह नहीं मिली और बहुत से बाहर किराए के मकान में पड़े हुए हैं। अभी तक बोर्डिंग हाउस में एक लड़के का नाम कट गया तो 50 अर्जित उस जगह के लिए आई थी। वकील साहब ने ज्यादा तर्क वितर्क करना उचित न समझा। मनसाराम को कल तैयार रहने की आज्ञा देकर अपनी बग्घी तैयार कराई और सैर करने चले गए। इधर कुछ दिनों से वह शाम को प्रायः सैर करने चले जाया करते थे। किसी अनुभवी प्राणी ने बताया था कि दीर्घ जीवन के लिए इससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं। उसके जाने के बाद मनसाराम जाकर रुक्मणी से बोला, बुआ जी, बाबूजी ने मुझे कल से स्कूल में ही रहने को कहा है। रुक्मणी ने विस्मित होकर पूछा, क्यों? मनसाराम, मैं क्या जानूं। कहने लगे कि तुम यहाँ आवारों की तरह इधर उधर घुमा फिरते हो। रुक्मणी, तुमने कहा नहीं कि मैंने कुछ नहीं कहा। मनसाराम, कहा क्यों नहीं, मगर जब वह माने भी। रुक्मणी, तुम्हारी नई अम्मा जी की कृपा होगी और क्या। मनसाराम, नहीं बुआ जी, मुझे उन पर संदेह नहीं है। वह बेचारी तो भूल से भी कुछ नहीं कहती। कोई चीज मांगने जाता हूँ तो तुरंत उठाकर दे देती है। रुक्मणी, तो यह चित्रा चरित्र क्या जाने, यह इन्हीं की लगाई हुई आग है। देख, मैं जाकर पूछती हूँ। रुक्मणी झल्लाई हुई निर्मला के पास पहुंची। उसे आड़े हाथों लेने का, कांटों में घसीटने का, रुलाने का सुअवसर वह हाथों से न जाने देती थी। निर्मला उसका आदर करती थी, उनसे दबती थी, उनकी बातों का जवाब तक न देती थी। वह चाहती थी कि वह मुझसे सिखावन की बातें कहे, मैं भूलूं वहां सुधारे, वह कामों की देख रेख करती रहे, पर रुक्मणी उससे तनी ही रहती थी। निर्मला चारपाई से उठकर बोली, आइए दीदी जी, बैठिए। रुक्मणी ने खड़े खड़े कहा, मैं पूछती हूँ, क्या तुम सबको घर से निकालकर अकेली ही रहना चाहती हो? निर्मला ने कातर भाव से कहा, क्या हुआ जीजी, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। रुक्मणी, मनसाराम को घर से निकालने देती हो और कहती हूँ मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। क्या तुमसे इतना भी नहीं देखा जाता? निर्मला, दीदी जी, तुम्हारे चरणों को छूकर कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी आंखें फूट जाए अगर मैंने उनके विषय में मुंह तक खोला हो। रुक्मणी, क्यों व्यर्थ कस्में खाती हो? अब तक तोताराम कभी लड़कों से नहीं बोलते थे। एक हफ्तों के लिए मनसाराम ननिहाल चला गया था तो इतना घबराए कि खुद जाकर लिवा आए। अब उसी मनसाराम को घर से निकालकर स्कूल में रख देने की बातें करता है। अगर लड़के का बाल भी बांका हुआ तो तुम जानोगी। वह कभी बाहर नहीं रहा, उसे न खाने की सुध रहती है न पहनने की। जहाँ बैठा वहीं सो जाता है। कहने को तो जवान हो गया पर स्वभाव बालकों सा है। स्कूल में तो उसका मरण हो जाएगा। वहाँ किसे फिक्र है कि उसने खाया या नहीं, कहाँ कपड़े उतारे, कहाँ सो रहा। जब घर में कोई पूछने वाला नहीं तो बाहर कौन पूछेगा। मैंने तुम्हें चेता दिया है, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। यह कहकर रुक्मणी वहां से चली गई। वकील साहब सैर करके लौटे तो निर्मला ने तुरंत यह विषय पर छेड़ दिया। मनसाराम से वह आजकल थोड़ी देर अंग्रेजी पढ़ती थी, उसके चले जाने पर फिर पढ़ने में हरज न होगा। दूसरा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब को अब तक यह बात मालूम न थी। निर्मला ने सोचा था जब कुछ थोड़ा अभ्यास हो जाएगा तो वकील साहब को एक दिन अंग्रेजी में बातें करके चकित कर दूंगी। कुछ थोड़ा सा ज्ञान तो उसे अपने भाइयों से हो गया था। अब वह नियमित रूप से पढ़ रही थी। वकील साहब की छाती पर सांप लौट गया। त्योरिया बदलकर बोले, वो कब से पढ़ा रहा है तुम्हें? मुझसे तुमने कभी नहीं कहा। निर्मला ने उनका यह रूप केवल एक बार देखा था, जब उन्होंने सियाराम को मारते मारते बेदम कर दिया था। वही रूप और विकराल बनकर आज उसे फिर दिखाई दिया। सहमती हुई बोली, उनके पढ़ने में तो इससे कोई हरज नहीं होता। मैं उसी वक्त उनसे पढ़ती हूँ जब उन्हें फुर्सत रहती है। पूछ लेती हूँ कि तुम्हारा हरज हो तो जाओ।
बदुआ जब वो खेलने जाने लगते हैं तो 10 मिनट के लिए रोक लेती हूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि उनका नुकसान न हो। बात कुछ न थी मगर वकील साहब हताश होकर चारपाई पर गिर पड़े और माथे पर हाथ रखकर चिंता में मग्न हो गए। उन्होंने जितना समझा था बात उससे कई अधिक बढ़ गई थी। उन्हें अपने ऊपर क्रोध आया कि मैंने पहले ही क्यों न इस लौंडो को बाहर रखने का प्रबंध किया। आजकल जो यह महारानी इतनी खुश दिखाई देती है, इसका रहस्य अब समझ में आया। पहले कभी इतनी सजी सजाई न रहती थी, बनाव चुनाव भी न रहती थी, पर अब देखता हूँ काया पलट सी हो गई है। जी में तो आता है कि इसी वक्त मनसाराम को निकाल दे, लेकिन प्रौढ़ बुद्धि ने समझाया कि इस अवसर पर क्रोध की जरूरत नहीं, कहीं इसने भाप लिया तो गजब ही हो जाएगा। हाँ, जरा इसके मनोभावों को टटोलना चाहिए। बोले, यह तो मैं जानता हूँ कि तुम्हें 2-4 मिनट पढ़ाने से उसका कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन आवारा लड़का है, अपना काम न करने का उसे बहाना तो मिल जाता है। कल अगर फेल हो गया तो साफ कह देगा, मैं तो दिन भर पढ़ाया करता था। मैं तुम्हारे लिए कोई मिस या नौकर रख दूंगा, कुछ ज्यादा खर्च ना होगा। तुमने मुझसे पहले कहा क्यों नहीं? वह तुम्हें भला क्या पढ़ाता होगा? 2-4 शब्द बताकर भाग जाता होगा। इस तरह तुम्हें कुछ भी ना आएगा। निर्मला ने तुरंत इस अपेक्षा का खंडन किया। नहीं, यह बात तो नहीं, वह मुझे दिल लगाकर पढ़ाते हैं और उनकी शैली भी ऐसी है कि पढ़ने में मन लगता है। आप एक दिन जरा उनका समझाना देखिए। मैं तो समझती हूँ कि मिस इतने ध्यान से न पढ़ाएगी। वकील साहब अपनी प्रश्न कुशलता पर मूंछों पर ताव देते हुए बोले, दिन में एक बार ही पढ़ाता है या कई बार? निर्मला अब भी प्रश्नों का आश्रय न समझी। बोली, पहले तो शाम ही को पढ़ा देते थे, अब कई दिनों से एक बार आकर लिखना भी देख लेते हैं। यह तो कहते हैं कि मैं अपने क्लास में सबसे अच्छा हूँ। अभी परीक्षा में इन्हीं को प्रथम स्थान मिला था। फिर आप कैसे समझते हैं कि इनका पढ़ने में जी नहीं लगता? बोली, पहले तो शाम ही को पढ़ा देते थे, अब कई दिनों से एक बार आकर लिखना भी देख लेते हैं। यह तो कहते हैं कि मैं अपने क्लास में सबसे अच्छा हूँ। अभी परीक्षा में इन्हीं को प्रथम स्थान मिला था। फिर आप कैसे समझते हैं कि इनका पढ़ने में जी नहीं लगता? मैं इसलिए और भी चाहती हूँ कि दीदी मुझ पे इसी तरह आग लगाएगी। मैं इसलिए और भी कहता हूँ कि दीदी समझेगी इसी ने यह आग लगाई है। मुफ्त में मुझे यह ताने सुनने पड़ेंगे। अभी जरा ही देर हुई धमकाकर गई है। मुंशी जी ने दिल में कहा, खूब समझता हूँ, तुम कल की छोकरी होकर मुझे चराने चली, दीदी का सहारा लेकर अपना मतलब पूरा करना चाहती हो। मुंशी जी ने दिल में कहा, खूब समझता हूँ, तुम कल की छोकरी होकर मुझे चराने चली, दीदी का सहारा लेकर अपना मतलब पूरा करना चाहती हो। बोले, मैं नहीं समझता बोर्डिंग के नाम सुनकर क्यों लौंडों की नानी मरती है और लड़के खुश होते हैं कि अपने दोस्तों में रहेंगे, या उल्टे रो रहा है। अभी कुछ दिन पहले तक यह दिल लगाकर पढ़ता था। यह उसी मेहनत का नतीजा है कि अपनी क्लास में सबसे अच्छा है, लेकिन इधर कुछ दिनों से सैर सपाटों का चस्का पड़ चला है। अगर अभी से रोकथाम न की गई तो पीछे करते धरते न बन पड़ेगा। तुम्हारे लिए मैं मिस रख दूंगा। दूसरे दिन मुंशी जी प्रातःकाल कपड़े लत्ते पहनकर बाहर निकले। दीवान खाने में कई मुवक्किल बैठे हुए थे। उनमें से एक राजा साहब भी थे, जिनके मुंशी जी को कई हजार रुपया सालाना मिलता था, मगर मुंशी जी उन्हें वहीं छोड़कर 10 मिनट में आने का वादा करके बग्घी पर बैठकर स्कूल के हेडमास्टर के यहाँ जा पहुंचे। हेडमास्टर साहब बड़े सज्जन पुरुष थे। वकील साहब का बहुत आदर सत्कार किया, पर उनके यहाँ एक लड़के की जगह खाली न थी। सभी कमरे भरे हुए थे। इंस्पेक्टर साहब की कड़ी ताकीद थी कि मुफलित के लड़कों को जगह देकर तब शहर के लड़कों को लिया जाए। इसलिए कोई जगह खाली भी हुई तो मनसाराम को जगह न मिल सकेगी, क्योंकि कितने ही बाहरी लड़कों के प्रार्थना पत्र रखे हुए थे। मुंशी जी वकील थे। रात दिन ऐसे प्राणियों से सवीका रहता जो लोग बस असंभव को भी संभव, असाध्य को साध्य बना सकते हैं। समझे शायद कुछ दे दिलाकर काम निकल जाए।
दफ्तर के क्लर्क से ढंग की कुछ बातचीत करना चाहिए। पर उसने हंसकर कहा, मुंशी जी यह कचहरी नहीं स्कूल है। हेडमास्टर साहब के कानों में इसकी भनक भी पड़ गई तो जामे से बाहर हो जाओगे और मनसाराम को खड़े खड़े निकाल देंगे। संभव है अफसरों से शिकायत कर दें। बेचारे मुंशी जी अपना सा मुंह बनाकर चले गए। 10 बजते बजते झुल्लाए हुए घर लौटे। मनसाराम उसी वक्त घर से स्कूल जाने को निकला। मुंशी जी ने कठोर नेत्रों से उसे देखा, मानो वह उनका शत्रु हो, और घर में चले गए। उसके बाद 10-12 दिनों तक वकील साहब का यही नियम रहा कि कभी सुबह कभी शाम किसी न किसी स्कूल के हेडमास्टर से मिलने और मनसाराम को बोर्डिंग हाउस में दाखिला कराने की चेष्टा करते, पर किसी स्कूल में जगह न थी। सभी जगहों का कोरा जवाब मिल गया। अब 2 ही उपाय थे, या तो मनसाराम को अलग किराए के मकान में रख दिया जाए या किसी दूसरे स्कूल में भर्ती करा दिया जाए। यह दोनों ही बातें आसान थी। मुफसिल के स्कूलों में जगह अक्सर खाली रहती थी, लेकिन अब मुंशी जी का सकित हृदय कुछ शांत हो गया था। उस दिन से उन्होंने मनसाराम को कभी घर से जाते न देखा, यहाँ तक कि वह खेलने भी न जाता। स्कूल जाने से पहले वह आने के बाद बराबर अपने कमरे में बैठा रहता। गर्मी के दिन थे, खुले हुए मैदान में भी देह से पसीना की धारें निकलती थी, लेकिन मनसाराम कमरे से बाहर न निकलता। उसका आत्माभिमान आवारापन के अपेक्षा से मुक्त हो जाने के लिए विकल हो रहा था। वह अपने आचरण से इस कलंक को मिटा देना चाहता था। एक दिन मुंशी जी बैठे भोजन कर रहे थे कि मनसाराम भी नहाकर खाने आया। मुंशी जी ने इधर उसे महीनों से नंगे बदन न देखा था। आज उस पर निगाह पड़ी तो होश उड़ गए। हड्डियों का ढांचा सामने खड़ा था। मुख पर अब भी ब्रह्मचर्य का तेज था, पर देह धुलकर कांटा हो गई थी। पूछा, आजकल तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है क्या? इतने दुबले क्यों हो? मनसाराम ने धोती ओढ़कर कहा, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है मुंशी जी। फिर दुबले क्यों हो? मनसाराम, दुबला तो नहीं, मैं इससे ज्यादा मोटा कब था? मुंशी जी, वाह, आधी देह भी नहीं रही और कहते हो मैं दुबला नहीं हूँ। क्यों दीदी, ऐसा ही था? रुक्मणी आंगन में तुलसी को जल चढ़ा रही थी। बोली, दुबला क्यों होगा? अब तो बड़ी अच्छे तरह से लालन पालन हो रहा है। मैं गवारिन थी, लड़कों को खिलाना पिलाना नहीं जानती थी। खोमचा खिला खिलाकर इनकी आदतें बिगाड़ देती थी। अब तो एक पढ़ी लिखी गृहस्थी के कामों में चतुर औरत पान की तरह फेर रही है। दुबला हो उसका दुश्मन। मुंशी जी, दीदी तुम भी अन्याय करती हो। तुमसे किसने कहा कि लड़कों को बिगाड़ रही हो? जो काम दूसरे के लिए न हो सके वह तुम्हें खुद करना चाहिए, या नहीं कि घर से कोई नाता न रखो। जो अभी खुद लड़की है, दूसरों की देखभाल क्या करेगी? यह तुम्हारा काम है। रुक्मणी, जब तक अपना समझती थी करती थी, जब तुमने गैर समझ लिया तो मुझे क्या पड़ी है कि तुम्हारे गले में चिपटूं? पूछो कै दिन से दूध नहीं पिया। जाकर कमरे में देखाओ, नाश्ते के लिए जो मिठाई भेजी गई थी वह पड़ी सड़ रही है। मालकिन समझती है मैंने तो खाने के सामान रख दिया, कोई ना खाए तो क्या मुंह में डाल दूं? तो भैया इस तरह के लड़के पलते होंगे जिन्होंने कभी लाड प्यार का सुख नहीं देखा। तुम्हारे लड़के बराबर पान की तरह फेरे जाते रहे हैं, अब अनाथों की तरह सुखी नहीं रह सकते। मैं तो बात साफ कहती हूँ, बुरा मानकर ही कोई क्या कर लेगा। उस पर सुनती हूँ कि लड़कों को स्कूल में रखने की प्रबंध कर रहे हो। बेचारों को घर में आने तक का मनाही है। मेरे पास आते भी डरता है, और फिर मेरे पास रखा ही क्या है जो जाकर खिलाऊं? इतने में मनसाराम 2 फुलके खाकर उठ खड़ा हुआ। मुंशी जी ने पूछा, क्या तुम खा चुके? अभी बैठे 1 मिनट से ज्यादा नहीं हुआ। तुमने खाया क्या? 2 ही फुलके तो लिए थे। मनसाराम ने सकुचाते हुए कहा, दाल और तरकारी भी तो थे। ज्यादा खा लेता हूँ तो गला जलने लगता है, खट्टी ढकारें आने लगती है। मुंशी जी भोजन करके उठे तो बहुत चिंतित थे। अगर लड़का यूं ही दुबला होता गया तो उसे कोई भयंकर रोग पकड़ लेगा। उन्हें रुक्मणी पर इस समय बहुत क्रोध आ रहा था।
उन्हें यही जलन है कि मैं घर की मालकिन नहीं हूँ। यह नहीं समझती कि मुझे घर की मालकिन बनने में क्या अधिकार है। जिसे रुपये का हिसाब तक करना नहीं आता, वह घर की स्वामिनी कैसे बन सकती है? बनी थी तो साल भर, पर एक पाई की बचत न होती थी। इस आमदनी में रूपकला तो 200-250 रुपये बचा लेती है। इसके राज्य में वही आमदनी खर्च को भी पूरी न पड़ती थी। कोई बात नहीं, लाड प्यार ने इस लड़कों को चौपट कर दिया है। इतने बड़े बड़े लड़कों को इसकी क्या जरूरत कि जब कोई खिलाए तो ही खाए। इन्हें तो खुद अपनी फिक्र करनी चाहिए। मुंशी जी दिन भर उस उधेड़ बुन में पड़े रहे। 2-4 मित्रों से जिक्र किया। लोगों ने कहा उसके खेल कूद में बाधा न डालिए, अभी से उसे कैद न कीजिए। खुली हवा में चरित्र के भ्रष्ट होने से उससे कहीं कम संभावनाएं हैं जितनी बंद कमरे में कुसंगत से जरूर बचाइए, मगर यह नहीं कि उसे घर से निकलने ही न दीजिए। युवा अवस्था में एकांत चरित्र के लिए बहुत ही हानिकारक है। मुंशी जी को अपनी गलती मालूम हुई। घर लौटकर मनसाराम के पास गए। वह अभी स्कूल से आया था और बिना कपड़े उतारे एक किताब खोलकर सामने खिड़की की ओर ताक रहा था। उसकी दृष्टि एक भिखारन पर पड़ गई जो अपने बालक को गोद में लिए भिक्षा मांग रही थी। बालक माता की गोद में बैठा हुआ प्रसन्न था, मानो वह किसी राज सिंहासन पर बैठा हो। मनसाराम उस बालक को देखकर रो पड़ा। यह बालक क्या मुझसे अधिक खुशी नहीं है? इस अनंत विश्व में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे वह गोद के बदले में पाकर प्रसन्न हो? ईश्वर भी ऐसी वस्तु की सृष्टि नहीं कर सकते। ईश्वर ऐसे बालकों को जन्म ही क्यों देते हो जिसके भाग्य में मातृ वियोग का दुख भोगना बंधा हो? आज मुझसा अभागा संसार में कौन है? किसे मेरे खाने पीने की, मरने जीने की सूध है? अगर आज मैं मर भी जाऊं तो किसके दिल की चोट लगेगी? पिता को अब मुझे रुलाने में मजा आता है। वह मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते। मुझे घर से निकालने की तैयारियां कर रहे हैं। माता, तुम्हारा लाडला बेटा आज आवारा कहा जा रहा है। वही पिताजी जिनके हाथों में तुमने हम तीनों भाइयों के हाथ पकड़ाए थे, आज मुझे आवारा और बदमाश कह रहे हैं। मैं इस योग्य भी नहीं कि इस घर में रह सकूं। यह सोचते सोचते अपार वेदना से फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय तोताराम कमरे में आकर खड़े हो गए। मनसाराम ने चटपट आंसू पोंछ डाले और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मुंशी जी ने शायद यह पहली बार उसके कमरे में कदम रखा था। मनसाराम का दिल धक धक करने लगा कि देखिए आज क्या आफत आती है। मुंशी जी ने उसे रोते देखा तो एक क्षण के लिए उनका वात्सल्य घोर निद्रा से चौंक पड़ा। घबराकर बोले, क्यों रोते क्यों हो बेटे? किसी ने कुछ कहा है? मनसाराम ने बड़ी मुश्किल से उमड़ते हुए आंसुओं को रोककर कहा, जी नहीं, रोता तो नहीं हूँ। मुंशी जी, तुम्हारी अम्मा ने तो कुछ नहीं कहा? मनसाराम, जी नहीं, वह तो मुझसे बोलती ही नहीं। मुंशी जी, क्या करूं बेटा, शादी तो इसलिए की थी कि बच्चों को माँ मिल जाएगी, लेकिन यह आशा पूरी नहीं हुई। तो क्या बिल्कुल नहीं बोलती? मनसाराम, जी नहीं, इधर महीनों से नहीं बोलती। मुंशी जी, विचलित स्वभाव की औरत है, मालूम नहीं होती कि क्या चाहती है। मैं जानता कि उसका ऐसा मिजाज होगा तो कभी शादी न करता। रोज एक न एक बात लेकर उठ खड़ी होती है। उसी ने मुझसे कहा कि यह दिन भर न जाने कहाँ गायब रहता है। मैं उसके दिल की बात क्या जानता था। समझा तुम कुसंगत में पढ़कर शायद दिन भर घुमा करते हो। कौन ऐसा पिता है जिसे अपने प्यारे पुत्र को आवारा फिरते देखकर रंज ना हो? इसलिए मैंने तुम्हें बोर्डिंग हाउस में रखने का निश्चय किया। बस और कोई बात नहीं थी बेटा। मैं तुम्हारा खेलना कूदना बंद नहीं करना चाहता था। तुम्हारी यह दशा देखकर मेरे दिल के टुकड़े हुए जाते हैं। कल मुझे मालूम हुआ कि मैं भ्रम में था। तुम शौक से खेलो, सुबह शाम मैदान में निकल जाया करो। ताजी हवा से तुम्हें लाभ होगा। जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो, उससे कहने की जरूरत नहीं। समझ लो कि वह घर में है ही नहीं। तुम्हारी माता छोड़कर चली गई तो क्या, मैं तो हूँ। बालक का सरल निष्ठ कपट हृदय प्रीत प्रेम से पुलकित हो उठा। मालूम हुआ कि साक्षात भगवान खड़े हैं। नैराश्य और क्षोभ से विकल होकर
उसने अपने पिता को निष्ठुर और न जाने क्या क्या समझ रखा था। विमाता से उसे कोई गिला न था। अब उसे ज्ञात हुआ कि मैंने अपने देवतुल्य पिता के साथ कितना अन्याय किया है। पितृभक्ति की एक तरंग से हृदय में उठी और वह पिता के चरणों में सिर रखकर रोने लगा। मुंशी जी करुणा से विकल हो गए। जिस पुत्र को क्षण भर आंखों से ओझल देखकर उनका हृदय व्यंग हो उठता था, जिसके शील, बुद्धि और चरित्र का अपने पराये सभी बखान करते थे, उसी के प्रति उनका हृदय इतना कठोर क्यों हो गया? उसका निर्वासन देने को तैयार हो गए। निर्मला पुत्र और पिता के बीच दीवार बनकर खड़ी थी। निर्मला को अपनी ओर खींचने के लिए पीछे हटना पड़ता था। पिता तथा पुत्र में अंतर बढ़ता जाता था। आज यह दशा हो गई कि अपने अभिन्न पुत्र से उन्हें इतना छल करना पड़ रहा है। आज बहुत सोचने के बाद उन्हें एक ऐसी युक्ति सूझी है जिससे आशा हो रही है कि वह निर्मला को बीच से निकालकर अपने दूसरे बाजू को अपनी तरफ कर लेंगे। उन्होंने उस युक्ति का आरंभ कर दिया है, लेकिन इससे अभिष्ट सिद्ध होगा या नहीं, इसे कौन जानता है। जिस दिन से तोताराम ने निर्मला के बहुत मिन्नत समाजत करने पर भी मनसाराम को बोर्डिंग हाउस भेजने का निश्चय किया था, उस दिन से उसने मनसाराम से पढ़ना छोड़ दिया था। यहाँ तक कि बोलती भी न थी। उसे स्वामी की विश्वासपूर्णता, तत्परता का कुछ कुछ आभार हो गया था। अफसोस, इतना सक्की मिजाज, ईश्वर ही इस घर की लाज रखे। इनके मन में ऐसी ऐसी दुर्भावनाएं भरी हुई है, मुझे इतनी गई गुजरी समझते हैं। ये बातें सोच सोचकर वह कई दिनों तक रोती रही। तब उसने सोचना शुरू किया, इन्हें क्यों ऐसा संदेह हो रहा है? मुझ में ऐसी कौन सी बात है जो इनकी आंखों में खटकती है? बहुत सोचने पर भी उसे अपने में कोई बात नजर न आई। तो क्या उसका मनसाराम से पढ़ना, उससे हंसना बोलना ही उनके संदेह का कारण है? तो फिर मैं पढ़ना छोड़ दूंगी, भूलकर भी मनसाराम से न बोलूंगी, उनकी सूरत न देखूंगी। लेकिन यह समस्या उसे असाध्य जान पड़ती थी। मनसाराम के हंसने बोलने में उसकी विलासनी कल्पना उत्तेजित भी होती थी, तीव्र भी। उससे बातें करते हुए एक अपार सुख का अनुभव होता था, जिसे वह शब्दों में प्रकट नहीं कर सकती थी। कुवासना की उसके मन में छाया भी न थी। वह स्वप्न में भी मनसाराम से कलुषित प्रेम करने की बात न सोच सकती थी। प्रत्येक प्राणी को अपने हमजोरियों के साथ हंसने बोलने में जो एक नैसंगिक तृष्णा होती है, उसी तृष्णा का यह एक अज्ञात साधना था। अब वह अतृप्त तृष्णा निर्मला के हृदय में दीपक की भांति जलने लगी। रह रहकर उसका मन किसी अज्ञात वेदना से विकल हो जाता। खोई हुई किसी अज्ञात वस्तु की खोज में इधर उधर ढूंढती फिरती थी। जहां बैठती वहां बैठी ही रह जाती, किसी काम में जी नहीं लगता। हाँ, जब मुंशी जी आते तो वह अपनी सारी तृष्णाओं को नैराश्य में डुबोकर उनसे मुस्कुराकर इधर उधर की बातें करने लगती। कल जब मुंशी जी भोजन करके कचहरी चले गए तो रुक्मणी ने निर्मला को खूब तानों से छेदा। जानती तो थी कि यहाँ बच्चों को पालन पोषण करना पड़ेगा, तो क्यों घर वालों से नहीं कह दिया कि मेरा वहाँ विवाह न करो। वहाँ जाती जहाँ पुरुषों के सिवा और कोई न होता। वही यह बनाव, चुनाव और छवि देखकर खुश होता, अपने भाग्य को सहारता। यहाँ बुढ़ा आदमी तुम्हारे रंग रूप हाव भाव पर क्या लट्टू होगा? उसने इस बालकों की सेवा के लिए तुमसे विवाह किया है, भोग विलास के लिए नहीं। वह बड़ी देर तक घाव पर नमक छिड़कती रही, पर निर्मला ने चू तक न की। वह अपनी सफाई तो पेश करना चाहती थी। अगर कहे कि मैं वही कर रही हूँ जो मेरे स्वामी की इच्छा है, तो घर का भंडा फूटता है। अगर वह अपनी भूल स्वीकार करके उसका सुधार करती है, तो भय है कि उसका न जाने क्या परिणाम हो। वह यूं बड़ी अस्पष्टवादिनी थी। सत्य कहने में उसे संकोच या भय न होता था, लेकिन इस नाजुक मौके पर उसे चुप्पी साधनी पड़ी। इसके सिवाय दूसरा उपाय न था। वह देखती थी कि मनसाराम बहुत विरक्त और उदास रहता है। यह भी देखती थी कि वह दिन पर दिन दुबला होता जाता है, लेकिन उसकी वाणी और कर्म दोनों ही पर मुहर लगी हुई थी। चोर के घर चोरी हो जाने से
उसकी जो दशा होती है वही दशा इस समय निर्मला की हो रही थी। आगे की कहानी अगले भाग में। धन्यवाद।